अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग लेक्चर नंबर 15 को स्टार्ट करने लगे हैं और हमारा जो लेक्चर नंबर 15 है वो है ज़ीरोथ लॉ। आप लोगों को पता है कि हर चीज़ की जो बुनियाद है वो 1 से स्टार्ट होती है और जो ज़ीरो है वो उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। लेकिन ज़ीरो लॉ किस तरह हीट एंड थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंदर अपनी जो एग्जिस्टेंस है उसको मनवाता है वो हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। The zero law of thermodynamic system states that if two thermodynamic systems are each in thermal equilibrium, simply वो ये कह रहा है अगर हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो और उसमें दो चीज़ें एक दूसरे के लिहाज से थर्मल एक्विलिब्रियम में होंगे, विद अ थर्ड वन, किसी तीसरे के साथ। दो चीज़ें हैं, दो सिस्टम समझ लें, वो दोनों एक्विलिब्रियम की हालत में है और उन दोनों की जो स्टेट है वो किसी तीसरे सिस्टम से बिल्कुल मिलती जुलती है। एंड अकॉर्डिंग थर्मल एक्विलिब्रियम बिटवीन सिस्टम इज अ ट्रांजिस्टिव रिलेशन। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है जी? जीरो लॉ कहलाता है। The zeroth law of thermodynamic system states that if two thermodynamic systems are each in thermal equilibrium, दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है हमारे पास और दोनों एक दूसरे के लिहाज से थर्मल एक्विलिब्रियम में है, और थर्मल एक्विलिब्रियम किसके साथ हो? किसी तीसरे के साथ। दो सिस्टम हो, दोनों में एक्विलिब्रियम हो, किस सिस्टम के साथ? किसी तीसरे सिस्टम के साथ। तो दे three systems are in a thermal equilibrium with each other, और these thermal equilibrium between system is a transitive relation। ये एक ट्रांजिस्टिव रिलेशन होता है इन तीनों सिस्टम्स का एक दूसरे के लिहाज से। Two systems are said to be in the relation of thermal equilibrium if they are linked by a wall permeable only to heat and they do not change over a time। अब वो कहते हैं कि दो सिस्टम एक दूसरे के साथ थर्मल एक्विलिब्रियम में होंगे और इन दोनों का जो रिजल्ट है वो किसी तीसरे सिस्टम के साथ मिलता होगा, लेकिन टाइम के साथ इसमें किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं आती। अच्छा, as a convenience of language system are sometimes also said to be in a relation of thermal equilibrium if they are not linked so as to be able to transfer heat to each other, but would still not do so if they are connected by a wall permeable only to heat। अब वो कहते हैं कि सम टाइम सिस्टम जो है वो ऐसा भी पॉसिबल है कि वो एक दूसरे के साथ लिंक ना करते हों, उन दोनों का आपस में लिंक ना हो, लेकिन वो अपने आप को थर्मल एक्विलिब्रियम में लेकर आने के लिए हीट को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करना शुरू कर दें। तो ऑब्वियसली बात है कुछ टाइम के बाद दोनों की हीट इक्वल हो जाएगी, उस वक्त भी वो क्या करते हैं? थर्मल एक्विलिब्रियम में आ सकते हैं, और ऐसे ही सिस्टम को जीरोथ लॉ का नाम दिया जाता है। अब वो कहते हैं कि इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग फिजिकल मीनिंग ऑफ मैक्सवेल की तरफ आते हैं। मैक्सवेल ने भी इसी लॉ को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ, जो इंशाल्लाह हम लोग इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ऑल हीट इज ऑफ सेम काइंड। वो कहता है कि जितनी भी हीट किसी भी जगह पर प्रोड्यूस होती है, जितनी भी हीट किसी भी जगह पर प्रोड्यूस होती है, वो कहता है कि वो सारी की सारी जो हीट है वो एक ही तरह की होती है। ऑब्वियसली हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऑल डाइथर्मल वॉल्स आर एक्विलिब्रियम। तो वो कहता है कि अनदर स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ इज द ऑल डाइथर्मल वॉल्स आर एक्विलिब्रियम। डाइथर्मल का क्या होगा कि दो सिस्टम की हीट, अब वॉल्स हैं, इसलिए बात है आप लोग वॉल्स को वही है दीवार की तरह ही डील करेंगे कि अगर किसी सिस्टम की दो दीवार, मैं समझाने के लिए मतलब ये बात बता रहा हूँ, मतलब किसी सिस्टम की टू वॉल्स हैं और दोनों का टेम्परेचर अगर सेम है दोनों साइड्स पे, तो इसका मतलब ये कि वो सिस्टम है
इक्विलिब्रियम की हालत में है, इक्विवेलेंट है, तो ऐसे सिस्टम को ही हम लोग जीरोथ लॉ का नाम देते हैं। अच्छा, दिस लॉ इज इम्पोर्टेंट फॉर द मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ थर्मोडायनामिक्स विच नीड्स टू, ऑब्वियसली बात है, जब भी हम लोग थर्मोडायनामिक सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे पास सिस्टम की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो वो कहता है कि हमारे पास इस सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए भी एक हमारे पास फार्मूला है, जिस फार्मूले से हम लोग इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो हमारा थर्मोडायनामिक सिस्टम है वो वाकई ही जो है वो इक्वलेंस को शो कर रहा है कि उसमें दोनों साइड पे वाकई ही इक्वलेंस प्रेजेंट है, इक्वलेंस प्रेजेंट है, वाकई उसके दोनों साइड पे जो है वो इक्वल है। अच्छा, तो अब जीरोथ लॉ जो है वो मैक्सवेल के हिसाब से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मैक्सवेल में आप लोग इस फार्मूले को देखकर इजीली बता सकते हैं कि वाकई ही हम लोग इक्विलिब्रियम की स्टेट के अंदर ही मौजूद हैं। अ नंबर ऑफ सेकंड डेरिवेटिव्स ऑफ द फंडामेंटल रिलेशंस हैव क्लियर फिजिकल। आप लोगों ने एफएससी पार्ट 2 के अंदर डेरिवेटिव्स किए हैं। आप लोग एक ही इक्वेशन का पहले एक दफ़ा डेरिवेटिव लेते थे, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा, मतलब आप लोग अपनी मर्जी से उसके डेरिवेटिव लेते चले जाते थे। इसी तरह ये कहते हैं कि मैक्सवेल की जो इक्वेशन है वो बेसिकली फंडामेंटल रिलेशन है, और फंडामेंटल रिलेशन का मतलब ये होगा कि जो आप लोग पूरी दुनिया में किसी भी जगह पर जो अप्लाई कर सकते हैं। और इस फंडामेंटल रिलेशन के अंदर हम लोग बात करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव की। The property of energy or entropy being a different function of its variables gives rise to the number of relation between second derivative। अब वो कहता है कि हमारे पास, इसलिए बात हम लोग बात कर रहे हैं हीट एंड एनर्जी की, तो हीट एनर्जी में हम लोग हीट एनर्जी के ही वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे। अब मैंने बात की है, मैक्सवेल ने क्या कहा है कि हम लोग हमेशा जब भी हीट एनर्जी की बात करेंगे तो हीट एनर्जी जो है वो जिस तरह की भी हीट हो वो बेसिकली एक ही तरह की होती है, या ऑल फॉर्म्स ऑफ हीट आर इक्वल, ऑल फॉर्म्स ऑफ हीट आर सेम। तो वो कहता है कि हम लोग इसका हम लोग ये कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब ये कि लेफ्ट और राइट साइड दोनों सेम है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें डी स्क्वायर यू डिवाइडेड बाय डी एस ओवर डी वी इज इक्वल टू डी स्क्वायर यू डिवाइडेड बाय डी वी डी एस। अब पहले डी एस डी वी है, बाद में डी वी डी एस है। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर आप लोग देखें हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है इस इक्वेशन की, वो राइट हैंड साइड के क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये कि हमारे पास यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम है, या आप लोग ये कह सकते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी है। उस सिस्टम के अंदर क्या है, ये थर्मल स्टेबिलिटी है। अब वो कहते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो आप लोग the thermal stability of thermodynamic system, the entropy maximum principle states that in equilibrium ds is equal to zero। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होगा ना कि जो भी हम लोग रिजल्ट निकालेंगे वो उसका जो आंसर है वो जीरो के इक्वल होगा। अब यहाँ पर एक और चीज हम लोग यहाँ पर एक ऐड, एक सेकंड जरा वेट करें। यहाँ पर मैं एक ग्राफिकल शेप को थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि ग्राफिकल शेप थर्मोडायनेमिक सिस्टम में मतलब कैसे जो है वो अपना रोल अदा कर रही होती है। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मैक्सवेल रिलेशन, आई थिंक ये नहीं है लिंक, मैं थोड़ा वेट कर रही। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए मैक्सवेल रिलेशन हमारे पास निकल आया। हाँ जी, यहाँ पर अगर आप लोग देखें कि स्टेबिलिटी ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होती है, वो कहता है कि एंट्रोपी मैक्सिमम प्रिंसिपल के तहत जो इक्विलिब्रियम है वो डी स्क्वायर एस लें या डी एस लें, वो दोनों जीरो के इक्वल होंगे, और इसलिए बात है उनका जो आंसर है वो जीरो से लेस देन होगा। अब वो यहाँ पर कंपेयर कर रहा है एस और यू को। लेट अस कंसीडर व्हाट रिएक्शन दीज टू कंडीशंस इम्प्लॉय for the fundamental form of the dependence of S on extensive parameter of a thermodynamic system।
वो ये कहता है कि सपोज हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, दो फंक्शंस हैं एस और यू एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम के, और सबसे पहले वो यहाँ पर ये बात कर रहा है कि यू और एस को हिसाब से देखें तो स्टार्टिंग में दोनों के वैल्यू इंक्रीज कर रही है, बाद में एस की वैल्यू जो थोड़ी सी कांस्टेंट रहती है और उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप वो क्या करती है, इंक्रीज करना शुरू कर देती है। ये बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव अगर हम लोग किसी भी चीज़ का आंसर निकालते हैं तो हमारे पास उसकी जो स्टेबिलिटी आप लोग यहाँ पर उसको इजीली ग्राफ में देख सकते हैं। तो लेट अस कंसीडर टू आइडेंटिकल सिस्टम which following dependence of entropy on energy for each of the system। अब यहाँ पर हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि S रिप्रेजेंट द एंट्रोपी जिसे हम लोग डिसऑर्डर कहते हैं, और जो U है वो किसी भी सिस्टम की एनर्जी होगी जिसे हम लोग यहाँ पर U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और U नॉट एंड S नॉट सिस्टम की इनिशियल एंट्रोपी और इनिशियल एनर्जी होगी, लेकिन अगर वो एनर्जी मुसलसल इंक्रीज कर रही है तो आप लोगों को पता है कि एनर्जी का इंक्रीज करने से एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। आप लोग यहाँ से अंदाजा लगा लें कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने यू बिल्कुल जीरो दी थी तो एंट्रोपी भी बिल्कुल जीरो के राउंड अबाउट थी। अब जैसे जैसे हम लोग एनर्जी को बढ़ा रहे हैं तो एंट्रोपी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। यहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट होगी, लेकिन उसके बाद मजीद अगर आप लोग एनर्जी को बढ़ाते जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी जो एंट्रोपी है वो मजीद इंक्रीज करना शुरू कर देगी। तो सिंपली आप लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम की एंट्रोपी है वो विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी अपनी हालत को लाजमी तौर पर चेंज करेगी। अब यहाँ पर वो उसको मजीद एक्सप्लेन कर रहा है इनिशियल बोथ, अब वो उस ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। कंसिडर होमोजेनियस सिस्टम विद अ फंक्शन। अब वो कहता है कि हम लोगों ने सबसे पहले एक होमोजेनियस सिस्टम लिया है और उस होमोजेनियस सिस्टम के अंदर हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं, यू फॉर एनर्जी एंड एस फॉर एंट्रोपी। इनिशियली बोथ सब सिस्टम हैव एनर्जी यू नोट एंड एंट्रोपी एस नोट। वो कहता है इनिशियली हमारे पास जो सिस्टम की एनर्जी है वो यू नोट होगी और उस वक्त जो उसकी एंट्रोपी है वो क्या होगी, एस नोट होगी। अब वो कहता है कि मैं अगर सिस्टम को एनर्जी डेल्टा यू की वो बात करें, डेल्टा यू मीनिंग चेंज। अब वो कहता है कि मैंने सिस्टम को यू नोट प्लस डेल्टा यू, सिस्टम की इनिशियल एनर्जी में कुछ ना कुछ एनर्जी एडअप की है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो भी चेंज होगी। अब यहाँ पर जरा आप लोग एक चीज गौर कीजिएगा, वो पहले लिख रहा है एस एंट्रोपी और साथ मल्टीप्लाई किस चीज को करवा रहा है, यू नॉट प्लस डेल्टा यू को। अब यू नॉट प्लस डेल्टा यू का क्या मतलब है कि एंट्रोपी में इंक्रीज हो रहा है। अब फिर उसमें वो ऐड क्या कर रहा है, यू नॉट माइनस डेल्टा यू। अब प्लस करने का मतलब है कि हम लोग एनर्जी उसको सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन चेंज इन एनर्जी की फॉर्म में कि पहले सपोज एनर्जी मैं कहता हूँ 10 है फिर बाद में 20 हो जाएगी, तो एंट्रोपी में फिर एंट्रोपी के बाद फिर वो एनर्जी का पहले ऐड कर रहा है, ऐड करने के बाद फिर वो डिफरेंस ले रहा है। ऐड करने का मतलब है कि एंट्रोपी में इंक्रीज आ रहा है और डिफरेंस लेने का मतलब है कि मतलब ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक इतनी एनर्जी इंक्रीज करने में इतनी एंट्रोपी इंक्रीज हुई है। सिंपली आप लोग ये कह सकते हैं कि ये सिस्टम की इनिशियल एंट्रोपी होगी और जो नेक्स्ट वाला है वो एनर्जी चेंजिंग होने के बाद एंट्रोपी होगी। और वो ये कह रहा है कि इन दोनों का जो रिजल्ट है वो 2s से ज्यादा आएगा। कैसे आएगा दोबारा देख लें, सिंपली s, अब मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं, ये एक सिंगल s लें, इसमें एक और s क्या कर रहे हैं, ऐड अप कर रहे हैं, ठीक है। ये 2s तो कंफर्म है ना। अब दरमियान में अगर आप लोग देखें तो हम लोग एक फैक्टर को यहाँ पर जमा कर रहे हैं और यहाँ पर एक फैक्टर को माइनस कर रहे हैं, और इसलिए बात है माइनस करेंगे तो आंसर कम होगा लेकिन मल्टीप्लाई के बाद फिर इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए हम लोग एनर्जी जब देंगे तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही होगी, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पर ग्राफिकल शेप ये रिप्रेजेंट कर रही है कि एस नोट और यू नोट सिस्टम की इनिशियल एनर्जीज हैं, लेकिन जैसे जैसे आप लोग एनर्जीज को बढ़ाते हैं एंट्रोपी भी इंक्रीज करना शुरू कर देगी, सिस्टम की जो डिसऑर्डर है वो इंक्रीज करना शुरू कर देगा। Therefore the initial homogeneous state of the system is not the equilibrium। अब वो कहता है कि स्टार्टिंग ये नहीं है कि सिस्टम को आप लोग एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो एटम फौरन सिस्टम जो है वो खुद को इक्विलिब्रियम स्टेट में हैंडल कर लेगा, ऐसा नहीं होता। जब भी आप लोग किसी भी सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि सिस्टम को अपने आप को इक्विलिब्रियम स्टेट में लेकर आने के लिए कुछ ना कुछ जो है वो टाइम भी रिक्वायर्ड होता है, और कुछ टाइम के बाद हम लोग देखते हैं कि जो सिस्टम की एनर्जी है वो इक्विलिब्रियम स्टेट तक पहुंच चुकी है, कि सिस्टम की जो एनर्जी है वो और सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में है, कि पहले और बाद में हम लोग ये कह सकते हैं कि सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी है वो इक्विलिब्रियम स्टेट तक पहुंच चुकी है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि यहाँ पर वो दो लिक्विड्स की बात कर रहा है। above a certain temperature they form a homogeneous mixture, below this temperature they phase separate। अब वो कहता है कि एक खास टेम्परेचर तक
हमारे पास ये जो मिक्सचर हमारे पास दो तीन चीज़ों का मुरक्कब है वो अपनी सेम हालत में रहेगा, लेकिन अगर हम लोग मजीद टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो अपनी शेप को, ये अपनी जो स्टेट है उसको क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते प्रॉपर तरीके से तो सिस्टम जो है वो कभी भी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा, वो अपनी स्टेट उसी तरह ही रखेगा। अब यहाँ पर वो ये कहता है कि एक खास टेम्परेचर तक हमारे पास वो होमोजेनियस मिक्सचर था, लेकिन एक खास टेम्परेचर के बाद उसकी जो फेजेज हैं वो एक दूसरे से, फेज कहते हैं उनके, आप लोग ये समझ लें कि वो जो तमाम के तमाम पार्टिकल्स आपस में एक स्पेसिफिक एंगल पे मिले होंगे, तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो उनका जो फेज है वो भी चेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है जी, फेज सेपरेशन होती है कि एनर्जी को देने से उसके सिस्टम में जो एंट्रोपी है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही होगी। अच्छा उसके बाद ये आप लोग वहां से देख लीजिएगा, इसको बेशक छोड़ दें। अच्छा उसके बाद और ये मैक्सवेल रिलेशन है, सिंपली मैंने ये पहले ऊपर मेंशन भी कर दिया था, डी स्क्वायर यू डिवाइड बाई डी एस, डी वी इज इक्वल टू डी स्क्वायर यू डिवाइड बाई डी वी डी एस। और उसके बाद अब वो कहते हैं कि हमारे पास इस सिस्टम की ये गिवन फैक्ट दैट वी कैन राइट डाउन द फंडामेंटल रिलेशन। अब आप लोगों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो बच्चे आप लोगों ने सिर्फ मैक्सवेल की जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है उसके साथ जो इक्वेशन है वही लिखनी है। मैं जिस ये आप लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास सिस्टम जो है वो लाजमी नहीं है कि एक सिंगल डेरिवेटिव ही हो, सिंगल फंक्शन जो है वो कम्प्लेक्स डेरिवेटिव भी हो सकता है कि आप लोगों को सेम टाइम में तीन तीन डेरिवेटिव्स को सॉल्व करना पड़े। आप लोगों ने ये सॉल्व किया भी हुआ है कि पहले आप लोग ले लेते थे डी वाई ओवर डी एक्स, उसके बाद आप लोग सेकंड डेरिवेटिव लेते थे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और उसके बाद आप लोग लेते थर्ड डी क्यूब वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स का क्यूब। तो जिस जिस तरह अब सिंपली यहाँ पर इक्वेशंस मुश्किल है, लेकिन जब आप लोग इसका सोल्यूशन करते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में तो आप लोगों ने जस्ट मैक्सवेल के रिलेशन में सेकंड डेरिवेटिव तक ही डील करना होगा। लेकिन कम्प्लेक्स सिस्टम जो आप लोगों के कोर्स में शामिल नहीं है उसमें आप लोग उसका थर्ड और एन डेरिवेटिव तक भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों को स्टेबिलिटी ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम का जो ग्राफ है वो अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि यही बेसिकली जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हाँ जी, फेज सेपरेशन क्या होता है? इफ द होमोजेनियस स्टेट ऑफ द सिस्टम इज नॉट इक्विलिब्रियम स्टेट, द सिस्टम विल बी इनहोमोजेनियस। अगर सिस्टम एक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो वो सिस्टम की इनहोमोजेनिटी होती है, लेकिन अगर हमारे पास जो सिस्टम है वो होमोजेनियस है, इसका क्या मतलब है कि वो एक्विलिब्रियम स्टेट को पहुंच चुका है। एक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब ये भी होगा कि सिस्टम में तमाम के तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं या सिस्टम के तमाम जो वेरिएबल्स हैं वो अपने आप को एक्विलिब्रियम स्टेट में लेकर आ चुके हैं। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें फेज सेपरेशन इन ये एक हमारे पास एक विकोटस एक मटेरियल है उसकी बात कर रहा है कि स्टार्टिंग में अगर हम लोग इसको 5 नैनोमीटर तक देखते हैं तो आप लोगों को ये लगेगा कि एक वायर ही है। आप लोग इसको 1 नैनोमीटर तक लेकर जाते हैं तो ये तकरीबन डॉट्स नजर आ रहे हैं, और अगर आप लोग इसको मजीद 5 नैनोमीटर तक लेकर जा रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को एग्जैक्ट पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स फेज सेपरेशन इज इन परफेक्ट क्रिस्टल ऑफ स्ट्रॉन्ग collected materials, homogeneous crystals break into regions और normal metals and superconductors के हम लोग अगर होमोजेनियस क्रिस्टल्स को ब्रेक कर देते हैं रीजन्स के अंदर तो ही वो एज आ मेटेरियल और सुपर कंडक्टर डील कर सकते हैं। और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सुपर कंडक्टर्स ऐसे कंडक्टर होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से फ्लो कर रहा होता है, जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो ना होने के बराबर होती है, मतलब हमारा जो वेस्टेज ऑफ करंट है वो वेरी वेरी स्मॉल होगा। तो इस तरह आप लोग जो मैक्सवेल को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स बताएं, शाबाश समझ आई है? मुझे व्हाट्सएप पे डेली बेसिस पे कम से कम अपने कमेंट्स तो करें, बताएं तो सही मैसेज करके समझ आ रही है नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो फिर भी मुझे पता चले कि हम लोग इसका कोई और हिसाब किताब लगाएं। लेकिन एक स्टूडेंट्स काइंडली लेक्चर सुने, मेरे ख्याल में कोई भी बच्चा लेक्चर नहीं सुन रहा, क्योंकि अभी तक मुझे किसी एक बच्चे ने मैसेज नहीं किया। सब लोग अय्याशियों पे, कोई किधर घूमने गया हुआ है, कोई किधर घूमने गया हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ नहीं रहे। काइंडली कम अज़ कम इनको एक एक दो दो दफ़ा सुन लें। सुन नहीं सकते तो जो मैंने इसकी PDF फॉर्म अली को भेजी हुई थी उसको एक दफ़ा चेक कर लें, उसको एक दफ़ा पढ़ लें, तो कम अज़ कम आप लोगों को
ये पता चल जाएगा कि आप लोगों ने पेपर की तैयारी किस तरह करनी है, अदरवाइज बच्चे आप लोग फिर बाद में बहुत परेशान होंगे।